नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। यहाँ हम बात करेंगे बिजनेस की चालों की, स्टार्टअप्स की उड़ानों की, मार्केट की धड़कनों की और कंपनियों के भीतर की कहानियों की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, साइप्रस में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जीएसटी के मासिक रिटर्न फॉर्म GSTR-1 में फिर से हुआ बदलाव। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 2025 में 5,41,000 शिकायतें मिलीं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना। साइप्रस दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 11 सालों में भारत ने तेजी से आर्थिक प्रगति की है। उन्होंने बताया कि टैक्स सुधार, जीएसटी, कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और व्यापार करने में आसानी जैसे कदमों ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत में स्टार्टअप, डिजिटल क्रांति, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे बदलावों पर जोर देते हुए कहा कि भारत निवेश के लिए एक शानदार मौका बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया के कुल डिजिटल लेन देन का 50% सिर्फ यूपीआई के जरिए होता है और अब साइप्रस के साथ भी इसको जोड़ने की बातचीत चल रही है। उन्होंने इंडिया ग्रीस साइप्रस बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट काउंसिल के गठन का स्वागत किया, जो इन तीन देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगी। जीएसटी के मासिक रिटर्न फॉर्म GSTR-1 में फिर से बदलाव हुआ है। मई के कारोबार के लिए दाखिल होने वाले रिटर्न फॉर्म में नया नियम लागू कर दिया गया है। जीएसटी नेटवर्क ने एडवाइजरी जारी की है कि अब व्यापारी से व्यापारी की सप्लाई और व्यापारी से कंज्यूमर के बीच हुए व्यापार का रिटर्न में अलग अलग ब्यौरा देना होगा। इन दोनों आपूर्तियों को HSN कोड के जरिए बांटकर जानकारी भरनी होगी। इस नई एडवाइजरी से व्यापारी हैरत में हैं। जीएसटी के तहत हर वस्तु के लिए कोड होता है, जिसे HSN कोड कहा जाता है। उधर ITR फाइलिंग के नियमों में भी CBDT ने बदलाव किया है। CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न की अनिवार्य जांच के लिए ITR स्क्रूटनी रूल्स में कुछ शर्तें जोड़ी हैं। अगर किसी टैक्स पेयर का मामला इन शर्तों से मेल खाता है तो धारा 143(2) के तहत नोटिस मिलना निश्चित है। ऐसे मामलों की जांच से बचना अब संभव नहीं होगा। नई शर्तों के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 के बाद धारा 133A(2)(a) को छोड़कर सर्वे से जुड़े सभी रिटर्न और 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2025 के बीच धारा 132A के तहत की गई कार्रवाई वाले सभी मामलों की स्क्रूटनी होगी। इसके साथ ही 31 मार्च 2024 से पहले धारा 12A, 12AB या 1023C के तहत रद्द किए गए रजिस्ट्रेशन वाले संस्थान और अगर पिछले आकलन में मेट्रो शहरों में 50 लाख या अन्य जगहों पर 20 लाख रुपए से अधिक की इनकम जोड़ी गई है तो उस पर अपील नहीं की गई है या अपील खारिज हो गई है तो ऐसे मामलों में भी अनिवार्य स्क्रूटनी की जाएगी। हाई रिस्क वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा बताए गए मामलों और ऐसे मामले जिन्हें दोबारा खोला गया है उन्हें भी अनिवार्य स्क्रूटनी के दायरे में रखा गया है। CBDT के अनुसार ऑटोमेटेड नोटिस के जवाब में दाखिल किए गए रिटर्न और AIS, SFT या CPC, TDS से मिली जानकारी पर आधारित मामले इस स्क्रूटनी के दायरे से बाहर होंगे। इन मामलों की जांच कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटनी सिलेक्शन के तहत की जाएगी। पिछले सप्ताह सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बढ़त देखी गई। सोने के दाम में 1,900 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ, वहीं चांदी का भाव 800 रुपये से अधिक बढ़ गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 99,058 रुपये है, जबकि एक हफ्ते पहले इसी दिन ये कीमत 97,145 रुपये थी। 22 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 90,737 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो पहले 88,985 रुपये था। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 72,859 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 74,294 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। इस दौरान चांदी की कीमत 882 रुपये बढ़कर 1,06,167 रुपये प्रति किलो हो गई, जो इससे पहले 1,05,285 रुपये प्रति किलो थी।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को इस साल अब तक 5,41,000 शिकायतें मिली हैं। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने कहा कि इनमें से 23% शिकायतें अकेले साउथ इंडियन स्टेट से आई। खरे ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज 28,54,000 शिकायतों के मामलों में से केवल 5,62,000 मामले अब पेंडिंग हैं, जबकि साउथ इंडियन स्टेट्स में ये संख्या केवल 13.34% है। उन्होंने दक्षिणी राज्यों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि कर्नाटक और केरल के आयोगों ने दर्ज मामलों के निपटारे में अच्छा काम किया है और कई जिला आयोगों ने लगातार 3 सालों में 100% से ज़्यादा का डिस्पोजल रेट हासिल किया है। इसके अलावा वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से भी 11,900 से ज़्यादा कंज्यूमर मामलों की सुनवाई की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 10 साल से ज़्यादा समय से ऑपरेट नहीं किए गए सेविंग और करंट अकाउंट्स को लेकर नया नियम जारी किया है। इसके तहत ऐसे खाते जिनका ऑपरेशन 10 साल से ज़्यादा समय से नहीं किया गया है या जिन पर 10 साल या उससे ज़्यादा समय से दावा नहीं किया गया है, ऐसे सभी अकाउंट्स को चालू करने के लिए बैंक अब केवाईसी अपडेट की सुविधा उपलब्ध कराएगा। आरबीआई ने इसको लेकर जो नए दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके तहत केवाईसी के अपडेशन में वीडियो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी शामिल होगा। इसके अलावा बैंक निष्क्रिय खातों को एक्टिव करने के लिए रजिस्टर्ड बिजनेस करेस्पोंडेंट की सुविधाओं का भी उपयोग कर सकता है। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ग्राहक को केवाईसी अपडेट करने और इनऑपरेटिव खातों को फिर से चालू करवाने में मदद मिल सकती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। केंद्रीय फिशरीज, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि देश में फिशरीज प्रोडक्शन 147 लाख टन हो गया है। इस सेक्टर की औसत वार्षिक वृद्धि दर 9% है, जो एग्रीकल्चर से जुड़े क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनियों के फोरम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम ने कर्नाटक सरकार से राज्य में नेटवर्क सॉफ्टवेयर पर आधारित बाइक टैक्सी चलाने के लिए तत्काल राहत देने और उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने की सिफारिश की है। नेस्कॉम की ओर से यह अपील हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के मद्देनजर की गई जिसमें 15 जून से बेंगलुरु में एग्रीगेटर आधारित बाइक नेटवर्क ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी। नेस्कॉम का कहना है कि ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के बंद होने से शहर के लोगों, खासकर सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वाले लोगों को काम पर आने जाने में काफी दिक्कत होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं देश के कारोबारी घराने की कहानी। भारत का सबसे पुराना कारोबारी घराना माना जाता है वाडिया समूह। तो आज बात भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह वाडिया घराने की। इसकी स्थापना 1736 में लोवजी नसरवानजी वाडिया ने गुजरात के सूरत में की थी। तब वाडिया परिवार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहाज बनाता था। इसके लिए इन्होंने बॉम्बे डॉकयार्ड में कारखाना लगाया और करीब 125 साल में 350 से ज्यादा जहाज बना डाले। तब इनका मुख्यालय सूरत होता था। 19वीं सदी में वाडिया समूह सूरत से मुंबई आ बसा। मुंबई में 1863 में बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, जो भारत की पहली पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी थी। ये कंपनी टीकवुड, चाय, कॉफी और दूसरे सामानों की ट्रेडिंग किया करती थी। 1879 में नौरोजी वाडिया की अगुवाई में समूह ने बॉम्बे डाइंग नाम से टेक्सटाइल क्षेत्र में कदम रखा। ये कंपनी आज चादर, तौलिए, कपड़े और होम फर्निशिंग के क्वालिटी उत्पादों के लिए मशहूर है। अब तो ये कंपनी रियल एस्टेट में भी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। फिर आया 1980 का दशक, जब 1918 में कोलकाता में खुली ब्रिटानिया बिस्कुट कंपनी में वाडिया ग्रुप ने नुस्ली वाडिया के नेतृत्व में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल कर ब्रिटानिया का नियंत्रण अपने हाथ ले लिया। आधुनिकीकरण और बेहतर मार्केटिंग के दम पर 1990 आते आते ब्रिटानिया भारत की प्रमुख बिस्किट कंपनी बन गई। तब कंपनी ने ब्रेड और डेयरी उत्पादों में भी प्रवेश किया और मिडिल ईस्ट, दक्षिण एशिया और अफ्रीका तक अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने लगी। इससे पहले वाडिया समूह 1954 में ही केमिकल फील्ड में उतर चुका था। तब बॉम्बे डाइंग ने ब्रिटेन की लापोर्ट इंडस्ट्रीज के सहयोग से नेशनल पैरा ऑक्साइड की स्थापना की थी। ये भारत में हाइड्रोजन पैरोक्साइड बनाने वाली पहली कंपनी बनी। इसके साथ ही कंपनी ने दूसरे पैरोक्सीजन केमिकल्स का भी निर्माण शुरू किया। इसे भारत में केमिकल इंडस्ट्री के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। 2005 में वाडिया समूह ने गो एयर नाम से कम लागत वाली एयरलाइन लॉन्च की, जिसका संचालन वर्तमान अध्यक्ष नुस्ली वाडिया के छोटे बेटे
जहांगीर देख रहे थे। बाद में इसका नाम गो फर्स्ट पड़ा। 2023 में यह एयरलाइन दिवालिया हो गई और तब से इसकी उड़ानें रद्द हैं। वाडिया समूह का दखल बॉम्बे रियल्टी नाम से अब रियल एस्टेट में भी है। ये बॉम्बे डाइंग का ही एक हिस्सा है जो मुंबई में लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के जरिए प्रीमियम आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाएं विकसित करता है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के लिए इनकी कंपनी वाडिया टेक्नो इंजीनियरिंग सर्विसेज है। इंस्ट्रूमेंट ऑर्थोपेडिक्स हेल्थ केयर फील्ड में सक्रिय है। और आज वाडिया समूह का खेलों में भी दखल है। आईपीएल क्रिकेट की फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स के सह मालिक नुस्ली वाडिया के बड़े बेटे नेस वाडिया हैं। वाडिया समूह की कुल संपत्ति आज करीब 60,000 करोड़ रुपए है, जबकि टर्नओवर 35 से 40,000 करोड़ के बीच। इसमें फिलहाल सबसे ज्यादा 15,000 करोड़ की हिस्सेदारी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की है। समूह के वर्तमान अध्यक्ष नुस्ली वाडिया हैं। नुस्ली वाडिया की मां दीना वाडिया पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी थी। दीना अपने बेटे नुस्ली और पोतों नेस और जहांगीर के साथ 2004 में पाकिस्तान भी गई थी, जहां उन्होंने जिन्ना के मकबरे पर हाजिरी दी थी। 2017 में 98 साल की उम्र में दीना का निधन हो गया। तो वाडिया समूह के बारे में लेट्स माइक का ये अंक कैसा लगा? हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी तमाम पेशकश आप तक निर्बाध पहुंचती रहे। अगली कड़ी में बात होगी फिर किसी औद्योगिक घराने की। तब तक जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे कॉर्पोरेट दुनिया, जहां हम लाते हैं कारोबार की गहराई से जुड़ी रिपोर्ट्स आसान भाषा में। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और दिलचस्प सेक्टर की कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए कॉर्पोरेट दुनिया। लेट्स माइक के नए दर्शकों से गुजारिश है कि हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ताकि हमारे कार्यक्रम आप तक निर्बाध पहुंचते रहे।